Hello dear viewers, I am Feroz Shah and you all are welcome to my channel Physics with Feroz Shah। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का दूसरा लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में आपने इन 4 फैक्टर्स ऑफ सॉलिड्स को पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड पॉलीमर्स। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से स्टार्ट ले रहे हैं। सो लेट मी डिफाइन व्हाट आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। My dear students, all the properties of solids concerned with deformations। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका ताल्लुक डिफॉर्मेशन से हो। सॉलिड से वाबस्ता हर वो बात जिसका ताल्लुक डिफॉर्मेशन से हो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। पहले आप पूछोगे कि सर डिफॉर्मेशन क्या है? सो याद रखना, डिफॉर्मेशन जो है वो चेंज इन साइज एंड चेंज इन शेप का दूसरा नाम है। सॉलिड के साइज में चेंज और शेप में चेंज को मुश्तरका तौर पे आप डिफॉर्मेशन कह सकते हो। और साइज का जो चेंज है दैट इज चेंज इन लेंथ भी हो सकता है और चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कंसर्न्ड विद चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप। हर वो खासियत सॉलिड से वाबस्ता, हर वो बात जिसका ताल्लुक या सॉलिड के लेंथ के चेंज से हो या शेप के चेंज से हो या वॉल्यूम के चेंज से हो, इन सारी बातों को मुश्तरका तौर पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बहुत ज्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपके बुक में जो मेंशन है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ के बाद आपको बताऊंगा कि व्हाट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, और डक्टिलिटी के बाद फिर हम बात करेंगे ब्रिटलनेस पर। और ब्रिटलनेस के अलावा लिस्ट काफी बड़ी है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, और ब्रिटलनेस के बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी के बाद स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन, फिर होगा मॉडुलस, और फिर होगा जनाब स्ट्रेन एनर्जी। और भी बहुत ज्यादा है, मैकेनिकल एडवांटेज भी है, काफी ज्यादा है, लेकिन आपके बुक में ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हुए हैं बिखरे हुए फॉर्म में, कोई इधर है कोई इधर है। मैं उनको सबको एक लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। यहां से शुरू करूंगा, अब स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं और स्ट्रेन एनर्जी तक कोशिश करते हैं कि पहुंच जाएं इस लेक्चर में। सो लेट मी डिस्कस स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और ये सारी चीजें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, और आप समझ गए कि व्हाई दीज आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। All those properties concerned with change in shape, change in volume or change in length, shortly concerned with deformation are called mechanical properties. The first one is strength. पहला मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ इज द लास्ट वैल्यू ऑफ फोर्स बिफोर ब्रेकिंग। द लास्ट वैल्यू ऑफ फोर्स बिफोर ब्रेकिंग, आप कह सकते हो दैट द लास्ट वैल्यू ऑफ फोर्स बिफोर ब्रेकिंग। सॉलिड के टूटने से पहले तक जो आखिरी फोर्स वो बर्दाश्त कर सकता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल, यहां मैं अगर एक ब्लॉक रख दूं और यहां मैं एक ब्लॉक रख दूं, और मैं इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर आपके लिए एक सॉलिड रख दूं किसी भी मटेरियल का बना हुआ, और मैं इधर एक सॉलिड रखूं, ये एक सॉलिड है, और फिर मैं इस सॉलिड पर ऊपर से फोर्स अप्लाई करूं, और ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, और वेरिएबल मीन के मैं इसको मिनिमम से मैक्सिमम तक चेंज कर सकता हूं। तो आप इस फोर्स को 0 से स्टार्ट करें, 0, फिर लेट मी कंसिडर 10 न्यूटन, फिर आपने 20 न्यूटन लगा दिया,
बढ़ते जाएं। लेट मी कंसिडर 199 न्यूटन पर ये सॉलिड नॉट ब्रेकिंग, ये नहीं टूट रहा, द सॉलिड इज नॉट ब्रेकिंग। हमने इधर 199 न्यूटन लगाया लेकिन सॉलिड अभी नहीं टूट रहा, लेकिन जैसे ही हमने 200 न्यूटन लगा दिया, सॉलिड जो है उसकी ब्रेकिंग हो गई और सॉलिड टूट गया। यहां से इसकी ब्रेकिंग शुरू हुई, यहां पर ये टूट गया। सो ये जो लास्ट वैल्यू है 199 जो इसने बर्दाश्त की, दिस लास्ट वैल्यू इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉलिड। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स बिकॉज बास जल्दी टूट जाते हैं, बास काफी मुश्किल से टूटते हैं, बास हंड्रेड्स ऑफ न्यूटन से टूट जाते हैं, बास थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन से भी नहीं टूटते। सो डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी हमारे पास वो है स्टिफनेस। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज स्टिफनेस। स्टिफनेस किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टिफनेस रिप्रेजेंट्स, stiffness means the opposition of solids towards changes, the oppositions of solids towards changes। जब आप किसी towards deformations कहें या changes कहें, जब आप सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन लाना चाहते हो, जब आप सॉलिड में चेंज लाना चाहते हो, तो हर सॉलिड आपको रोकता है, अपोज करता है। जो ज्यादा अपोज करेगा हम कहेंगे उसका स्टिफनेस ज्यादा है, और जो कम अपोज करेगा हम कहेंगे कि उसका स्टिफनेस कम है। आसानी से बात यह है कि फर्ज कीजिएगा हियर वी हैव अ सॉलिड, यहां पर हमारे पास है सॉलिड नंबर 1, और इधर फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास है सॉलिड नंबर 2। हमने दो सॉलिड्स कंसिडर किए और इसमें मुझे चेंजेस लाने हैं। डिफॉर्मेशन मैंने इससे पहले कहा कि चेंजेस को बोलते हैं, लेकिन इस सॉलिड में चेंज लाना आसान है। इस सॉलिड नंबर 1 में चेंज लाना आसान है, इजीली चेंज होता है, जबकि इस सॉलिड में मैं चेंजेस या डिफॉर्मेशन लाना चाहता हूं और इसका चेंज लाना मेरे लिए मुश्किल है। तो याद रखना, जिस सॉलिड के चेंजेस आसान है तो वहां अपोजिशन कम है, और अपोजिशन कम है तो मैं कहूंगा कि इस मोहतरम सॉलिड का स्टिफनेस जो है वो कम है, लेस है। लेकिन जिस सॉलिड में चेंज लाना मुश्किल है, मैं कहूंगा कि इस सॉलिड नंबर 2 का स्टिफनेस जो है वो ग्रेटर है, इसका स्टिफनेस ज्यादा है। और उम्मीद है आप जानते हैं कि बास सॉलिड्स को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, बास को काफी टफ टाइम हमें मिलता है चेंज करने में। सो दैट्स व्हाई जिस तरह आप ये कहते हो कि डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, इसी तरह आप ये भी कहोगे कि डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट स्टिफनेसेस। मुख्तलिफ सॉलिड्स के स्टिफनेसेस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अपोजिशन फैक्टर मेजर द स्टिफनेस ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स, दैट इज डक्टिलिटी। What is ductility? Ductility क्या है? तो ductility is the ability of solids, the ability of solids to adopt changes in shape, permanent changes in shape। सॉलिड्स की वो सलाहियत जिससे वो शेप में परमानेंट चेंज एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ सॉलिड्स टू एडॉप्ट परमानेंट चेंजेस इन शेप इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या मतलब है? फर्ज कीजिएगा ये एक सॉलिड है, मैं इसे कह देता हूं सॉलिड नंबर 1, और इसे कह देता हूं यहां एक और सॉलिड है, और इसे कह देता हूं आपके लिए सॉलिड नंबर 2। फिर इनका ये जगह आपने फिक्स किया है, ये यहां से नहीं हिल सकता, फर्ज कीजिए। फिर यहां से आप इस पर फोर्स अप्लाई करें, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करें तो ये सॉलिड, लेट मी कंसीडर, यहां तक बेंड हो गया, आपने इसको इधर छोड़ दिया तो ये ऐसे ही रहा। इसके बाद ये बेंड नहीं हो रहा या टूट रहा है, या इसके बाद ये बेंडिंग मजीद बर्दाश्त नहीं कर रहा, लेकिन आपने इस पर फोर्स लगाया तो इस सॉलिड को आप यूं करके चेंज करके ले आए, ऐसे बना गए। तो यूं कहें कि सर इस सॉलिड 1 में परमानेंट चेंज इन शेप एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम है, और इस सॉलिड 2 में परमानेंट चेंज इन शेप एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि सॉलिड नंबर 1 की जो डक्टिलिटी है वो लेस है,
लेकिन हम कहेंगे कि सॉलिड नंबर 2 की जो डक्टिलिटी है वो ग्रेटर है, इस सॉलिड की डक्टिलिटी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट एबिलिटी या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है वो है ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रिटलनेस? सो ब्रिटलनेस जो है इट इज द रेसिप्रोकल, द कन्वर्स ऑफ डक्टिलिटी। यू कैन से द कन्वर्स ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स द कन्वर्स ऑफ डक्टिलिटी को, डक्टिलिटी के अपोजिट को, डक्टिलिटी के रेसिप्रोकल को, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। यानी जिस सॉलिड की डक्टिलिटी ज्यादा होगी उसका ब्रिटलनेस कम होगा, और जिसकी डक्टिलिटी कम होगी उसका ब्रिटलनेस ज्यादा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ब्रिटलनेस को कन्वर्स ऑफ डक्टिलिटी के अलावा भी डिफाइन कर सकते हो, उसको अपने नाम भी दे सकते हो, अपना डेफिनेशन भी इसको दे सकते हो। क्या मतलब है? आप सोचे आपने डक्टिलिटी में क्या कहा, तो आप कहेंगे सर डक्टिलिटी में हमने कहा कि सॉलिड का परमानेंट चेंजेस इन शेप को एक्सेप्ट करना, तो ब्रिटलनेस मीन सॉलिड का परमानेंट चेंजेस इन शेप को रिजेक्ट करना। सो द एबिलिटी ऑफ रिजेक्शन या द रिजेक्शन एबिलिटी of solids for permanent changes in shape, सॉलिड के शेप में परमानेंट चेंजेस का एक्सेप्ट करना तो आप कहोगे डक्टिलिटी ज्यादा है, और रिजेक्ट करना तो डक्टिलिटी कम है। ये मार्कर एक सॉलिड है, मैं इसके शेप में चेंज करना चाहता हूं, अगर ये ज्यादा से ज्यादा परमानेंट चेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो इट इज अ डक्टाइल सॉलिड। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसका शेप चेंज करूं और ये टूटने लगे, खराब होने लगे, और मीन कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इट इज अ ब्रिटल सॉलिड। सो ब्रिटल सॉलिड वो परमानेंट चेंज इन शेप को कम एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील इज अ डक्टाइल सॉलिड बट ग्लास इज अ ब्रिटल सॉलिड। ग्लास ब्रिटल है, डक्टाइल नहीं है, और स्टील जो है वो डक्टाइल है, वो ब्रिटल नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स, ब्रिटलनेस के बाद हम नेक्स्ट एबिलिटी पढ़ने वाले हैं, और वो है इलास्टिसिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी बचपन में स्टूडेंट के जहन में ये बैठ जाता है 9-10 से कि बस ये रिकवरी को बोलते हैं। अगर सॉलिड अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आता है तो ये इलास्टिसिटी है। लेकिन उनके जहन में ये बात ठीक है, लेकिन उनके जहन में ये होता है कि जो जल्दी वापस आता है वो ज्यादा इलास्टिक होगा। याद रखना, इलास्टिसिटी में रिकवरी है। अगर आप एक सॉलिड में चेंज ले आओ और उसको छोड़ दें तो उसका वापस अपनी ओरिजिनल हालत रिकवर करना, इट इज अ पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी, बट द स्पीड ऑफ रिकवरी इज नॉट इलास्टिसिटी। यानी जो जल्दी वापस आएगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ये गलत है। जल्दी वापस आए या स्लोली वापस आए, लेकिन वापस आए, वापस आना इलास्टिसिटी, अपनी हालत में वापस आना इलास्टिसिटी है। बट इलास्टिसिटी में रिकवरी के साथ साथ जो मेन फैक्टर है वो अपोजिशन भी है। जब आप एक सॉलिड को चेंज कर रहे हो और आपने इसको इतना चेंज किया और छोड़ दिया और वो वापस आ गया, और आपने दूसरे सॉलिड को भी इतना चेंज किया और छोड़ दिया और वापस आया, तो दोनों इलास्टिक हो गए, दोनों में रिकवरी है, लेकिन ज्यादा इलास्टिक कौन सा होगा? सो देयर मस्ट बी अ सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एज वेल, कि भाई दोनों एक जगह से रिकवरी कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी? याद रखना, जिसका स्टिफनेस ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, और जिसका स्टिफनेस कम होगा उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी। मैंने 2-3 मिनट की बातें की, उन सारी बातों की समरी आपको इधर लिखवा देता हूं, आप समझ जाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी दो बातों का कॉम्बिनेशन है। सॉलिड्स की इलास्टिसिटी दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन अपोजिशन ड्यूरिंग चेंजेस। मैं चेंज लिखता हूं ताकि आप आसानी से समझें, बट मैंने पहले ही कहा कि सॉलिड्स में चेंजेस को डिफॉर्मेशंस कहते हैं, तो आप डिफॉर्मेशंस भी कह सकते हो। इलास्टिसिटी जो है वो अपोजिशन ड्यूरिंग चेंजेस कहलाता है, अपोजिशन ड्यूरिंग चेंजेस कहलाता है। एंड सेकंड जो है रिकवरी
ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट, सॉलिड का अपने ओरिजिनल स्टेट को वापस हासिल करना। इन दो फैक्टर्स के कंबाइंड फॉर्म को इलास्टिसिटी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास है एक रॉड एंड लेट मी कंसीडर इट इज सॉलिड नंबर 1, ये सॉलिड नंबर 1 है। और यहां पर एक और रॉड ले रहा हूं, लेट मी कंसीडर, ये है हमारे स्टूडेंट्स एक और रॉड, और मैं इस रॉड को ले रहा हूं सॉलिड नंबर 2, एक सॉलिड नंबर 1 और एक सॉलिड नंबर 2। सॉलिड नंबर 1 को मैंने यहां तक खींचा, इधर तक, यहां तक मैंने एलांगेट किया, और जब मैं इसको यहां तक खींच लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, डिफॉर्मेशन, मैंने इसको यहां से रिलीज किया तो ये वापस आ गया, रिकवर हो गया, अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया। फिर मैंने इसको भी खींचा यहां तक, एग्जैक्ट सेम चेंज इसमें भी ले आया, और मैंने देखा ये भी रिकवर हो गया। बेशक एक फास्ट रिकवर होगा, एक स्लो रिकवर होगा, लेकिन इलास्टिसिटी फास्ट रिकवरी को या स्लो रिकवरी को नहीं बोलते डियर स्टूडेंट्स। इलास्टिसिटी, ये फर्ज करो ये फास्ट रिकवर हो गया, इसकी रिकवरी फास्ट हो गई और इसकी रिकवरी स्लो हो गई, लेकिन फिर भी आप नहीं कहोगे कि ये ज्यादा इलास्टिक है और ये कम इलास्टिक है। यानी इलास्टिसिटी स्पीड ऑफ रिकवरी को नहीं कहते। इलास्टिसिटी डज नॉट मीन्स द स्पीड ऑफ रिकवरी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, या इलास्टिसिटी में हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये फास्ट है, ये स्लो है, डजंट मैटर। इसने भी रिकवरी की, इसने भी सेम रेंज से रिकवरी की, लेकिन फिर आप अपोजिशन को देखोगे कि जब आप इसको यहां से यहां तक ला रहे थे, तो फर्ज करो इस सॉलिड की जो अपोजिशन थी, आपके खिलाफ जो रुकावट था, वो रुकावट स्मॉल था, लेस था, और यहां से लेकर यहां तक इसको जब आप चेंज कर रहे थे, तो जो अपोजिशन थी वो अपोजिशन इसका ग्रेटर था, और अपोजिशन को हमने स्टिफनेस कहा, तो इसका स्टिफनेस ज्यादा है और इसका स्टिफनेस कम है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा कि अपोजिशन ड्यूरिंग चेंजेस, आप इसको स्टिफनेस भी कह सकते हो। यानी इलास्टिसिटी इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ स्टिफनेस एंड रिकवरी, स्टिफनेस एंड रिकवरी। सो फास्ट और स्लो को नहीं देखोगे, ये देखोगे अगर आप इन दो सॉलिड्स की इलास्टिसिटी का डिसीजन करना चाहते हो, तो ये देखा करो कि आप चेंज ला रहे थे तो अपोजिशन ज्यादा थी या कम थी, और दूसरी बात, चेंज के बाद मैंने इसको रिलीज किया तो ये रिकवरी कर रहा है या नहीं। अगर रिकवरी हो रही है और अपोजिशन कम थी तो इलास्टिसिटी कम है, और अगर रिकवरी हो रही है और अपोजिशन ज्यादा थी तो याद रखना कि इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। जहां अपोजिशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी, वहां पर इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए ये कहना चाहता हूं कि इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस। ये लफ्ज आपके लिए अच्छे होंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस ऑफ सॉलिड। हर वो सॉलिड जिसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, उस सॉलिड की इलास्टिसिटी भी जरूर ज्यादा होती है। फर्दरमोर, ये तो इलास्टिसिटी हो गया। अब आपको बता रहा हूं प्लास्टिसिटी। What is meant by plasticity? So my dear students, plasticity जो है वो इलास्टिसिटी के बाद शुरू होती है। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी के बाद स्टार्ट होती है। जब आप एक सॉलिड को चेंज कर रहे हो, करते जाओ, फिर उसको वहां रिलीज करे तो वो अपोज भी कर रहा था और रिकवरी भी करेगा, फिर आप उसको चेंज करो ज्यादा, अपोज भी कर रहा था, रिकवर भी हो रहा था। एक वक्त ऐसे आएगा कि उसके बाद वो सिर्फ अपोज करेगा लेकिन रिकवर नहीं करेगा। दिस स्टेज ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, या दिस एबिलिटी इन सिचुएशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी मीन्स द अपोजिशन, आप कह सकते हो द अपोजिशन ऑफ सॉलिड्स during deformations without recovery। जब सॉलिड्स आपको अपोज कर रहा हो, जब आप उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो अपोज तो कर रहा है चेंज, लेकिन अगर आप उससे अपना फोर्स हटा दें, अपना सोर्स हटा दें, तो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे नहीं जा सकता। सो याद रखना, दो जुमले सुनिएगा कि द अपोजिशन ऑफ सॉलिड
during temporary change represent elasticity and the opposition of solid during permanent change is called plasticity। ये मार्कर एक सॉलिड है और मैं इसको यूं खींच रहा हूं, तो जब तक मैं इसमें टेम्पररी चेंज पैदा कर रहा हूं, यानी जहां भी मैं इसको रिलीज करूं ये वापस जा सके, तो इस टेम्पररी चेंज के दौरान अपोजिशन रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी। ज्यादा अपोजिशन इलास्टिसिटी ज्यादा, कम अपोजिशन इलास्टिसिटी कम। लेकिन मैंने इसको इतना खींचा कि वहां से ये वापस रिकवरी नहीं कर सकता, लेकिन इवन देन मैं इसको खींचता हूं तो अपोजिशन करता है। दिस अपोजिशन ड्यूरिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो उर्दू के कुछ लफ्ज भी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के लिए। माय डियर स्टूडेंट, सॉलिड का टेम्पररी चेंज बर्दाश्त करने की हदें इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है और सॉलिड का परमानेंट चेंज बर्दाश्त करने के लिमिट्स प्लास्टिसिटी कहलाता है। सो प्लास्टिसिटी भी आप समझ गए, इलास्टिसिटी भी आप समझ गए। दोनों अपोजिशंस हैं, बट एक ड्यूरिंग टेम्पररी चेंज और एक ड्यूरिंग परमानेंट चेंज। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस के बारे में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस। The first sentence about stress is, it is the basic source of deformation in solids. The basic source of deformations. What is stress? Stress is the basic source of deformation in solid. Solid में deformations पैदा करने के लिए basic source जो है वो stress होता है। The next point number 2, what is stress? तो it is force per यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये इसका फॉर्मूला है। द थर्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रेस ये क्या होगा? सो आपने कहा कि इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ डिफॉर्मेशंस। ये डिफॉर्मेशन पैदा करता है, चेंज पैदा करता है। तो याद रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यू कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 किस्में हैं। उनमें से पहले नंबर पे जो है द फर्स्ट वन, लीनियर स्ट्रेस। एक कहलाता है लीनियर स्ट्रेस एंड सेकेंड कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लीनियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एंड जो थर्ड वन कहलाता है दैट इज shear स्ट्रेस। तीनों में क्या फर्क है? बहुत आसान डिफरेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी चंद लम्हे पहले आपने कहा कि डिफॉर्मेशन 3 है। लेंथ में भी चेंज हो सकता है, शेप में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। सो आपने अभी पढ़ा कि स्ट्रेस चेंज लाता है। वो स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज करे इसका लीनियर स्ट्रेस। तो मैं क्यों ना कहूं, मैं कहूंगा ऐसे कि द स्ट्रेस which bring changes, the stress which bring changes in length of solid is called linear stress। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो क्या होता है? इट इज द स्ट्रेस which bring changes in volume। वो स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज लाता है, that stress is called volumetric stress। और उम्मीद है आप ये खुद समझ गए कि the stress which bring changes in shape, वो स्ट्रेस जो शेप में चेंज लाएगा, that stress is called shear stress। मैं तीनों का डायग्राम बनाने आता हूं आपके लिए ताकि आप समझ जाएं कि वाकई हम फोर्स पर यूनिट एरिया से लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ रॉड। थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। फर्ज कीजिएगा ये है एक रॉड, आयरन रॉड, कोई भी सॉलिड रॉड है, और ये इसका एरिया है। आप जानते हैं ये इसका एरिया है, और इस एरिया पर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, और ये जगह मैंने फिक्स्ड की है। डॉट्स मीन कि मैंने इसको फिक्स्ड किया है, ये आगे पीछे नहीं जा सकता। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस एरिया पर, तो फोर्स और एरिया के इस कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? आप कहें सर स्ट्रेस बनता है।
और आप उम्मीद है समझ गए हैं कि ये स्ट्रेस इस सॉलिड में क्या चेंज करना चाहता है। ये ऐसा स्ट्रेस है जो इस सॉलिड के लेंथ को चेंज करना चाहता है। सो जो स्ट्रेस इसके लेंथ को चेंज करेगा हम इसे लीनियर भी कहते हैं, टेंसाइल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेस। इसके बरक्स देखिएगा, लेट मी कंसिडर अ क्यूब। ये एक क्यूब है, क्यूब मीन सॉलिड, ये एक सॉलिड क्यूब है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके स्टॉप फ्लोर, इसके इस साइड पर और इसके बैक साइड पर ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो इससे ये क्यूब जो है स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज हो जाने की वजह से यहां ये भी एरिया है, ये भी एरिया, हर तरफ एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूं कहो ना कि सर यहां भी फोर्स पर यूनिट एरिया मीन कि हम इस सॉलिड पर क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि इसकी वजह से ये क्यूब स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और चूंकि इस वक्त हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया या स्ट्रेस वॉल्यूम में चेंज ला रहा है, सो इसीलिए इसका नाम रखा गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और कभी कभार इसे बल्क स्ट्रेस का नाम भी देते हैं और एक शेप वाला भी दे देते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एक इलास्टिक रॉड है, यहां से मैंने इसको फिक्स किया है, और माय डियर स्टूडेंट्स यहां मैं एक पार्टिकुलर एरिया ले रहा हूं, ये जगह एरिया, और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो वही बात फोर्स पर यूनिट एरिया यहां भी लग रहा है, और फोर्स पर यूनिट एरिया मीन कि मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। लेकिन इसकी वजह से ये रॉड बेंड हो जाएगा, और बेंडिंग में ना लेंथ चेंज हुआ और ना वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन शेप चेंज हो गया। यहां जो चेंज आ रहा है वो शेप का आ रहा है। सो वो स्ट्रेस, वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो शेप में चेंज ले आए, दैट इज कॉल्ड shear स्ट्रेस। हम इसे shear स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेन। एंड व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन का मैं आपको दो डेफिनेशन बता सकता हूं। पहला डेफिनेशन करूंगा कि द कंपैरिजन ऑफ चेंज विद ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? ये कंपैरिजन है चेंज और ओरिजिनल का, चेंज और ओरिजिनल का कंपैरिजन है। जो दूसरा डेफिनेशन है अभी वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो दूसरा डेफिनेशन है दैट इट इज द आउटपुट ऑफ स्ट्रेस, द आउटपुट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। इट इज द इजी वन। द आउटपुट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेस से जो सॉलिड में पैदा होता है वो स्ट्रेन होता है। हर स्ट्रेस स्ट्रेन पैदा करता है, जैसा कि हर फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है, हर टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है, और हर वोल्टेज करंट पैदा करता है। इसी तरह हर स्ट्रेस स्ट्रेन पैदा करता है। सो द आउटपुट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। पहले मैं इसकी डेफिनेशन का मतलब बताऊंगा। कंपैरिजन कहते हैं रेशो को, कंपैरिजन मीन रेशो, और चेंज ऊपर लिख रहा हूं चेंज, द रेशो द कंपैरिजन ऑफ चेंज विद ओरिजिनल। अगर आप चेंज को ओरिजिनल पे डिवाइड करें तो इससे जो क्वांटिटी बनती है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसको स्ट्रेन बोलते हैं। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं कि सॉलिड में जो चेंज होता है वो लेंथ का हो सकता है। तो अगर चेंज लेंथ का है तो ओरिजिनल भी क्या होगा, लेंथ, और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। और आप कह सकते हो द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय लीनियर स्ट्रेस, ये लीनियर स्ट्रेस से पैदा होता है। लेकिन आप ये भी समझ गए हैं कि ये चेंज जो है ये वॉल्यूम का भी तो हो सकता है। हम सॉलिड का वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इससे जो स्ट्रेन बनता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है। एंड सिमिलरली यू कैन चेंज द शेप, सो द स्ट्रेन in the form of change in shape is called shear strain. The third type is shear strain, और shear strain जो है it is denoted by theta। इसको एक स्पेशल सिंबल दिया गया है थीटा। उसकी वजह है
क्योंकि शेप में चेंज इनफाइनाइट होते हैं, तो आप इसको एक पार्टिकुलर इक्वेशन में नहीं लिख सकते हो। तो इसको एक सिंबल दिया है थीटा, एंड शेयर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। डेफिनेशन दो कर सकते हो। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर स्ट्रेस या द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड शेयर स्ट्रेन is the strain concerned with change in shape of solid, या the strain produced by shear stress is called shear strain। ये हमारे पास strain की बातें थी। इसके बाद है dear students मॉडुलस। लेट मी डिस्कस मॉडुलस। और मॉडुलस क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडुलस? मॉडुलस मीन्स द रेशियो ऑफ, याद रखना, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सॉलिड, which is called modulus। The ratio of stress and strain always remains constant। The ratio of stress and strain always remains constant for solids। solids के लिए इस रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, called modulus। इसे मॉडुलस कहा जाता है, इस कांस्टेंट को मॉडुलस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कहना क्या चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि मैं स्ट्रेस को स्ट्रेन पर डिवाइड कर रहा हूं, तो किसी भी सॉलिड के लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देती है, और इसी कांस्टेंट का नाम रखा गया है मॉडुलस। इट इज कॉल्ड मॉडुलस। अब आप समझ गए हैं कि सर स्ट्रेस भी 3 तरह का है और स्ट्रेन भी तो 3 तरह का है, सो फिर मॉडुलस भी 3 तरह का होना चाहिए। बिल्कुल इनकार किसने किया? ठीक ठाक तो कह रहे हो। स्ट्रेस अगर लीनियर होगा, अगर लीनियर स्ट्रेस को लीनियर स्ट्रेन पर डिवाइड करें, तो इससे जो कांस्टेंट बनता है, इस कांस्टेंट का नाम रखा गया है यंग्स मॉडुलस। इसे नाम दिया गया है यंग्स मॉडुलस, डिनोटेड बाय कैपिटल Y। ये Y से डिनोट होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर डिवाइड करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो कांस्टेंट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसे बल्क मॉडुलस से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं, और B से डिनोट करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेन पर डिवाइड करें, शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेन पर डिवाइड करें, तो इससे जो कांस्टेंट फैक्टर आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस, and it is denoted by capital G। So there are 3 modulus of solids: shear modulus, bulk modulus and young modulus। एक होता है linear stress by strain, एक volumetric stress by strain, एक shear stress by shear strain। मॉडुलस भी आप समझ गए, young modulus, bulk modulus and shear modulus। इनके मैथमेटिकल फॉर्म सिंबॉलिक वर्जन में आप खुद लिख सकते हो, मैंने इसे पहले मेंशन किया। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी, और फिर इसके बाद है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। तो ये वीडियो वाइंड अप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीनों एक साथ पढ़ना बेहतर होगा, ना कि मैं अभी सिर्फ कंडक्टर पढ़ाऊं बाकी 2 रहने दूं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आज के लिए इस लेक्चर में काफी है। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो मैं आपके लिए बताता चलूं। The energy related with deformation, the energy stored in solid because of deformation is called strain energy। आप कह सकते हो the energy stored in a solid because of any change is called स्ट्रेन एनर्जी। चेंज मैंने कहा ना, मैं चेंज बोलता हूं, लेकिन सॉलिड में लोग चेंज के बजाय कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? डियर स्टूडेंट, डिफॉर्मेशन। सो आप भी कह सकते हो कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप, बिकॉज ऑफ चेंज इन साइज इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो आसान है, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वह भी डिराइव कर लेते हैं। फर्ज कीजिएगा ये हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस पर आपने यहां एक स्प्रिंग रखा है। स्प्रिंग इज अ सॉलिड, आप जानते हैं। सो लेट मी कंसीडर हियर वी हैव सेलेक्टेड अ स्प्रिंग। इस वक्त इस स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है,
यहां हमारे पास इसमें कोई एनर्जी नहीं है। आपके पास सबूत क्या है कि एनर्जी नहीं है? आप ऐसा करें कि स्प्रिंग के टॉप पर आप एक बॉल रखते, कोई भी बॉल आकर रखते, ये आराम से रेस्ट में रहेगा, यानी ये स्प्रिंग इस बॉल पर कोई वर्क नहीं कर सकता। और आपने पढ़ा था कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर इस स्प्रिंग में बॉल पर वर्क की एबिलिटी नहीं है तो इट मीन इसमें एनर्जी नहीं है, इस वक्त एनर्जी नहीं है। फिर आप ऐसा करें कि बॉल हटा दें, हटा दिया, बिल्कुल हटा नहीं दिया, मिटा दिया। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं और मैंने स्प्रिंग को प्रेस करके ऐसा बना दिया। ये ले माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब स्प्रिंग को ऐसा बना दिया। ये स्प्रिंग मैंने डिफॉर्म कर लिया, इसमें डिफॉर्मेशन पैदा किए। ये डिफॉर्मेशन ही तो है और क्या है? अगर ये है आपके पास लेंथ L1, ये पूरा लेंथ L1 था और अब आप इसको L2 तक ले आए, आपने इसका लेंथ चेंज किया, तो यहां से लेकर यहां तक ये है चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ इज अ डिफॉर्मेशन। मैंने स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ है। अब अगर मैं कहूं क्या इसमें एनर्जी है, तो आप सब कहोगे यस सर इसमें एनर्जी है। नाउ द सेम स्प्रिंग इज क्वाइट एनर्जेटिक। अब ये काफी एनर्जेटिक बन गया है। सबूत क्या है? वही बॉल उठाएं और आप वही बॉल इस पर रखते, यहां पर वही बॉल रखते, और जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे तो ये स्प्रिंग इस बॉल पर फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से ये बॉल दूर जाकर गिरेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और यूं कहो ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मीन कि इस बॉल पर क्या होगा? वर्क होगा। और अगर ये स्प्रिंग बॉल पर वर्क कर सकता है तो इसमें एबिलिटी टू डू वर्क है और इट मींस कि इसमें एनर्जी है। तो मैंने और आपने क्या सीखा कि वाकई सर सॉलिड्स में हम जब चेंजेस पैदा करते हैं तो उन चेंजेस के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। देखो नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेन का ताल्लुक चेंजेस से है, तो इट मीन के वो एनर्जी जो सॉलिड में मुख्तलिफ डिफॉर्मेशन के फॉर्म्स में स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी हमने वर्क से हासिल की, यानी जितना हमें वर्क मिलेगा, अगर इसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क ज्यादा मिलेगा, अगर एनर्जी कम हो तो वर्क कम मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सॉलिड इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू और वर्क होता है एफ एस cos ऑफ थीटा, एफ एस cos ऑफ थीटा। मैं वैल्यू पुट करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, यहां फोर्स में एवरेज ले रहा हूं। अब रीजन क्या है? तो बच्चे भी जानते हैं कि जब मैं स्प्रिंग को प्रेस करूंगा तो प्रेस करने में मुझे अपना फोर्स ज्यादा से ज्यादा करना होगा। पहला क्लिप प्रेस करूंगा तो कम फोर्स, दूसरा प्रेस करूंगा तो ज्यादा, तीसरा प्रेस करूंगा तो और ज्यादा। तो फोर्स एवरेज लेना होगा, क्योंकि मैं टॉप से बॉटम तक आऊंगा तो मुझे फोर्स मुसलसल इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अगर ये वेरिएबल है तो एवरेज, और एवरेज का उसूल है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल तक होता है। ये स्प्रिंग की इनिशियल लोकेशन थी और ये स्प्रिंग की फाइनल लोकेशन है। इनिशियल से फाइनल तक आपको क्या मिल रहा है? डेल्टा एल। आप दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने हाईलाइट किया। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, द टॉप इज इनिशियल and it is final, and from initial to final we have delta L as displacement। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा L लिखूंगा। अच्छा, मैं फोर्स भी नीचे लगा रहा था, स्प्रिंग भी नीचे जा रहा था, तो सेम डायरेक्शन मीन के थीटा मस्ट बी जीरो। अगर मैं इसको जीरो कंसिडर करूं तो अब देखिएगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड, द स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू F और डिवाइड बाय 2 और डेल्टा L और ये 1। इससे माय डियर स्टूडेंट बनता है स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू F बाई 2 डेल्टा L। तो 1/2 F और डेल्टा L, इट इज द बेसिक फार्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी। आपके बुक में शायद डेल्टा L की जगह इन्होंने X लिखा है, तो अच्छा सिंबल नहीं है, आप डेल्टा L ही लिख के, X एक डिस्प्लेसमेंट शो करता है। यहां से यहां तक इन्होंने इसको X कहा, तो आप X कहो या डेल्टा L कहो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि इट इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, तो राइट साइड पे X लिखना अच्छा नहीं है, डेल्टा L लिखना, यानी चेंज मेंशन करना अच्छा रहेगा। तो आप डेल्टा L के साथ एक्सप्रेस करें, ज्यादा बेहतर है। ये था जनाब स्ट्रेन एनर्जी। आप इसका कॉन्सेप्ट भी समझ गए, आप इसका इजी डिराइवेशन भी समझ गए।
और माय डियर स्टूडेंट्स द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो आज मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लेक्चर 2 में डिस्कस किए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर में मैं कंडक्टर से हिस्टैरिसीस तक आपको साथ ले जाऊं। लेकिन लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ। अभी बस ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और आपको अलविदा कह रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन आप यकीन करें मेरा रोजा भी है और अफ्तारी का वक्त भी करीब है। सो मुझे अफ्तारी के लिए भी जाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड के लिए, जनरल सॉलिड के लिए ग्राफ इस तरफ ले रहा हूं स्ट्रेस और इस तरफ ले रहा हूं स्ट्रेन। इस ग्राफ को बुक में कहा गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसकी कहानी क्या है, मुझे आपके सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए मजीद। ये एक सॉलिड है, मैं इस पर स्ट्रेस लगाना शुरू करूं तो इसमें स्ट्रेन आना शुरू होता है, हद तक कि आखिर में मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं, स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ाता हूं, स्ट्रेन बढ़ता है, यह आखिरकार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ओरिजिनल से टूटने तक इस सॉलिड पर क्या गुजरती है वो कहानी आपको ग्राफ में बताते हैं। सो पहले एक ग्राफ जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, कुछ पोर्शन में स्ट्रेट लाइन आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक खास पॉइंट तक। फिर उस पॉइंट के बाद ये थोड़ा कर्व होने लगता है, लेकिन स्टिल ऊपर जाता है। फिर उसके बाद ये ग्राफ का स्लोप तकरीबन 0 होने लगता है और अभी भी आगे जा रहा है। और फिर उसके बाद ये ग्राफ बिल्कुल नीचे आने लगता है। इस तरह का कर्व बनता है हर सॉलिड के लिए, हर सॉलिड के लिए से बनता है, लेकिन बस मुख्तलिफ सॉलिड में फर्क ये है कि ये जो पोर्शंस हैं ये बाद में कम और बाद में ज्यादा, यानी एक सॉलिड के लिए यहां से यहां तक रीजन ज्यादा, एक के लिए कम। इसी तरह ये रीजन ज्यादा कम, ये रीजन ज्यादा कम, वगैरह वगैरह। गौर से देखें, मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूं, इस पॉइंट को बी कह देता हूं, इस पॉइंट को सी कह देता हूं, और ये है ओ। ओ मीन ओरिजिनल। देखो ओ मीन ओरिजिनल, ये सॉलिड की ओरिजिनल हालत। ओ से लेकर ए तक सॉलिड, ए के नीचे जो जगह है ये, इस ए के नीचे ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह को नाम दिया गया है प्रोपोर्शनल रीजन। इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीजन। इधर लिखूंगा प्रोपोर्शनल रीजन, ये प्रोपोर्शनल रीजन कहलाता है। और ये जो पॉइंट ए है इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर ये जो बी के नीचे जगह है, बिल्कुल सीधा है, ये सारा याद रखें, मैं इन सब की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक, इन सब, ये पूरा एरिया, ये भी, ये प्रोपोर्शनल रीजन भी इसमें शामिल है। इन सब को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इट इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन। पॉइंट बी तक इलास्टिक रीजन है, और ओरिजिनल से लेकर पॉइंट बी तक ये सब इलास्टिक रीजन है। और पॉइंट बी को नाम दिया गया है इलास्टिक लिमिट। इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। जबकि यहां जो सी के नीचे जगह है और बी और सी के दरमियान, सिर्फ बी और सी, इसमें बी से इस तरफ शामिल नहीं है, मैं इसको अलग शेड कर रहा हूं, देख रहे हैं, मैं इसकी शेडिंग बिल्कुल अलग कर रहा हूं, ये अलग थलग रीजन है, और इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। जिस सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा हो उसमें ये एरिया बहुत ज्यादा आता है, जिसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा हो उसमें ये एरिया बहुत ज्यादा आता है, और जिसका दोनों ज्यादा हो तो पहले ये बहुत बड़ा एरिया बनेगा, फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा बनेगा। जिसके दोनों कम हो उसका ये एरिया भी कम और ये एरिया भी कम। एनी हाउ, और ये सी जो कहलाता है प्लास्टिक लिमिट। इट इज प्लास्टिक लिमिट माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको इसके बाद दिखाई दे रहे हैं, ये पोर्शन, ये, इसको आप कह सकते हो ब्रेकिंग रीजन। यानी इस वक्त किसी भी सॉलिड, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर सॉलिड टूट सकता है, और जिस पॉइंट पर जाकर टूट जाए दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट आप कह सकते हो, लेकिन ये ब्रेकिंग रीजन है। ये हर सॉलिड की आप बीती है जिस पर आप स्ट्रेस 0 से शुरू करो, मैक्सिमम तक ले जाओ, हद तक इसे तोड़ दो। अच्छा, ये भी याद रखिए, बस आखिरी बातें, प्रोपोर्शनल रीजन मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं। प्रोपोर्शनल रीजन, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये छोटा ट्रायंगल, प्रोपोर्शनल रीजन, यानी ए
तक O और A के दरमियान इस रीजन में सॉलिड में दो खासियतें होंगी। पहली खासियत के स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इसीलिए इसे प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। और टेम्पररी चेंज होगा, स्पष्ट है, दो में हुए का ना। पहला प्रोपोर्शनल रीजन, इस O से A तक, O से A तक दो बातें होंगी, टेम्पररी चेंज और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन A से B तक सॉलिड में क्या हालत होगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन अब डायरेक्टली नहीं रहे। A और B के दरमियान स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, लेकिन चेंज फिर भी टेम्पररी होगा, सॉलिड अपनी जगह पर वापस आ सकता है। यानी पॉइंट B पर अगर आप सॉलिड को छोड़ दें तो ये वापस ओरिजिनल पे आ सकता है। फिर से सुनिएगा, O से A तक दो बातें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एज वेल एज टेम्पररी चेंज। A से B तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली नहीं रहे, लेकिन टेम्पररी चेंज। B से C तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली नहीं है और परमानेंट चेंज, वो रिकवरी वाली बात भी खत्म हो जाती है। और C के बाद ब्रेकिंग रीजन हो गया। ब्रेकिंग रीजन का मतलब यह है B के बाद और C के बाद में फर्क क्या है, B के बाद परमानेंट चेंज होगा लेकिन अपोजिशन भी होगी, आप चेंज करोगे तो अपोज करेगा। C के बाद अब वो अपोज भी नहीं करा, बस सॉलिड मर गया, सब कुछ आपके हवाले कर गया कि बस अब जब चाहो तोड़ दो यार, मैं मजीद अपोज भी नहीं कर सकता। सो इट इज द कंप्लीट ऑफ BT ऑफ सॉलिड अंडर वेरिएबल स्ट्रेस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप वॉच करते हो, देखते हो वीडियो, फीडबैक भी देते हो, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।